राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी आ गए हैं, उनका स्वागत है और सभी मित्रों का स्वागत है। और आज के प्रोग्राम को आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूर दूर तक ये प्रोग्राम पहुंचे और इसका लाभ पूरे देश को मिले। शिवदत्त तिवारी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सभी मित्रों का स्वागत है। और जितने अधिक से अधिक मित्रों तक ये प्रोग्राम जाए उतना ही लाभ होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए, दूर दूर तक भेजिए, अलग अलग प्रदेशों में जाए, पूरे देश में जाए। आप अपने सभी मित्रों से अधिक ग्रुपों में जहाँ जहाँ संभव हो ये विचार पहुँचाइए कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। हम तय करेंगे कि हमारी खुशहाली के लिए व्यवस्था कैसी चाहिए। और कोई भी बाहरी व्यक्ति, हम संप्रभुता संपन्न गणराज्य हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर ना आधिपत्य हो सकता है, ना नियंत्रण हो सकता है। हमें को तय करना है कि हमारा देश कैसा चलेगा। लोकतंत्र हैं हम, जनता से उभरे हुए तंत्र द्वारा हम नियंत्रित होंगे, या हम नियंत्रित क्या होंगे, आत्म अनुशासित होंगे। हम खुद तय करेंगे कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हम कैसे खुशहाल होंगे, हमें अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी हमारे बच्चों को, और हम सब लोगों को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी, बेसिक ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी, हवा, पानी, मकान हमें कैसे मिलेगा, और हमारे जीवन की सारी सुविधाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी गड़बड़ी के हमें मिलेगा। हमारे द्वारा दिए गए टैक्सेस का एक भी पैसा का दुरुपयोग नहीं होगा। यह सब सुनिश्चित करना हम ही लोगों का काम रहेगा, और इसको हम लोगों को सुनिश्चित करना है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गांव पंचायतों के जो चुनाव हैं उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भूमिका नहीं होती है, और वहाँ पर विशुद्ध रूप से गांव के लोग ही सर्वे सर्वा हैं। उन्हीं को तय करना है कि कैसे चुनाव हो और कौन उनका प्रधान बने, कौन उनके वार्ड के मेंबर्स रहें। यह सब उनको तय करना है, न कि उनके बिहाफ पे कोई और तय करने जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और जिन लोगों ने आग्रह किया है कि इस विषय पर हम लोगों की चर्चा हो, उनसे विशेष आग्रह है कि वे इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और इसकी रिकॉर्डिंग हम उनको भी भेजेंगे। दूर दूर तक वो भी इस बात को फैलाएं कि कैसे ये बात अधिकतर लोगों तक पहुँचे, इसका लाभ पूरा देश और हम भारत के लोग उठा सकें। नीरज कुमार जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। अधिक से अधिक ग्रुपों तक भी ये बात आप पहुंचाएंगे तो पूरे देश को लाभ होगा। अगर आप किसी गांव से जुड़े हुए हैं, उस गांव को संभालिए, उस गांव में अच्छे लोग प्रधान चुने, गांव पंचायत अच्छी चुनी जाए, इसमें आपकी भूमिका हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर आज़ादी के दीवानों ने 8 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी 18
1957 से 1947 तक, तो क्या हम लोग वैचारिक क्रांति भी नहीं कर सकते? पूरे देश को ये बता भी नहीं सकते कि हम गणराज्य हैं, जनता का राज्य है, हमारे ऊपर किसी और का शासन नहीं है और हमको ही तय करना है कि हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं, किनके हाथ में व्यवस्था के लिए काम करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हमें सेवक चुनना है, न कि मालिक या राजा। अभी तक क्योंकि जन जन तक संविधान नहीं गया है, इसलिए पूरा सिस्टम ही उलट पुलट हो गया है। हम सेवक चुनने की जगह पे राजा चुनने लगते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती है। तो हमको बहुत परिवर्तन करने हैं संविधान के अनुसार। संविधान को जन जन तक पहुंचाना है। असली चीज़ तो वही है कि जब तक संविधान जन जन तक नहीं जाएगा, तब तक कैसे परिवर्तन की गंगोत्री आएगी, परिवर्तन की भगीरथी आएगी, परिवर्तन की गंगा आएगी। तो अब हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं इस विश्वास के साथ कि बहुत दूर तक ये बात जाएगी। पिछले 6 साल से हम लोग जो तपस्या कर रहे हैं, बहुत दूर तक ये बात जा भी चुकी है और पूरा विश्वास है कि अब क्योंकि लोगों के आग्रह के आधार पर ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो ये और दूर तक जाएगा। अशोक श्रीवास्तव जी जो विशेष रूप से ये प्रोग्राम चाहते थे, बिहार से हैं, वो भी आ गए हैं और उनके विशेष आग्रह पर तथा अन्य मित्रों के आग्रह पर ही आज का ये प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है। तो सभी मित्रों का स्वागत है। नीरज कुमार जी जो कि इंडियन मीडिया काउंसिल के एक तरह से प्रभारी हैं, वो हैं सामने, इसलिए और हौसला है कि ये प्रोग्राम और इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक जाएगी। नेशनल मीडिया काउंसिल में ही जो मेरे व्याख्यान लीडरशिप पे या और रचनात्मकता पे करा रहे हैं, वो हज़ारों लोग देख रहे हैं और बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो इसलिए हौसला है कि आज का प्रोग्राम भी उनके माध्यम से, अशोक जी के माध्यम से तथा अन्य मित्रों के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाएगा। तो सभी मित्रों का स्वागत है आज के इस हम भारत के लोक के 90वें प्रोग्राम में, जो समर्पित है गांव पंचायतों के चुनाव में जो 2020 में होने वाले हैं। मुख्य रूप से ये चुनाव उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला और उत्तराखंड में होने वाले हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्यू हैं, जैसे पौंडीचेरी और भी जो प्रदेश हमने गिनाए हैं। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी ये चुनाव ड्यू हैं। तो इतने प्रदेशों में ये चुनाव होने वाले हैं। और जैसा जानते हैं आप सब कि संविधान के अनुसार अब आज 3 तरह की सरकारें हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, जिसमें गांव पंचायत, स्थानीय निकाय की सरकारें जिसमें गांव पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है, और शहरों के जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं। तो गांव पंचायतों के चुनाव, ये त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव, यह इस साल 2020 में ड्यू हैं। आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में जब हम आज़ाद हुए थे, संविधान बना था, तो यह संकल्पना की गई थी कि गांव पंचायतें स्थापित की जाएंगी। लेकिन उस समय की जैसी स्थिति थी, तो उस समय संविधान में इसके बारे में केवल नीति निर्देशक तत्वों में लिख करके छोड़ दिया गया था। पूरा प्रारूप और तीसरी सरकार का उनको दर्जा नहीं मिला था। 73वें संविधान संशोधन के बाद 1991 में गांव पंचायतों को
और ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को स्थानीय सरकार, एक तीसरी सरकार का दर्जा मिला। उनको विषय निर्धारित किए गए, जैसे गांव पंचायतों को 29 विषय दिए गए। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के बाद जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनको भी, वो भी सरकारें, जो नगर कॉरपोरेशंस हैं उनको भी सरकार का दर्जा दिया गया। उनके लिए भी विषय संविधान में निर्धारित किए गए। और अच्छी सरकारें चुनी जाएं गांव पंचायतों की, इसी का अभियान हम लोगों ने पिछले 6 साल से शुरू किया। 6 साल से अधिक हो गया, 2014 के दिसंबर महीने से। क्योंकि मैं बेसिकली गांव से हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, किसान का बेटा हूँ, और पिछले 23-24 सालों में 8 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। तो ये बड़ा मतलब रोंगटे खड़े करने वाला बिंदु है कि क्या आज़ादी हमें इसीलिए मिली थी कि हमारे किसान आत्महत्या करें? आज़ादी का क्या मतलब रह जाता है? करीब 8 लाख ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, 1857 से 1947 तक। इन 90 सालों में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे गोलियां खाई या फांसी के फंदे पे खुशी खुशी गीत गाते हुए झूल गए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, क्या वो इसी आज़ादी की कल्पना कर रहे थे कि किसान आत्महत्याएं करें? दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सबसे बड़े राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती की एक कविता की लाइन है कि अगर इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। और किसी व्यक्ति के भूखा सोने की बात कौन कहे? अगर सबकी भूख मिटाने वाले किसान को आत्महत्याएं करने की नौबत आ जाए तो सोचिए क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। कम से कम वो वजहें तो नष्ट कर ही देना चाहिए कि जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों की गैर जानकारी संविधान के बारे में, आज़ादी के बारे में, उसको नष्ट कर देना चाहिए। एक जानकारी का सकारात्मक आंदोलन होना चाहिए कि लोग संविधान जानें। लोगों की अशिक्षा खत्म होनी चाहिए। जो गलत लोगों के चुनाव हो रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। इन्हीं और जो कुव्यवस्था है वो खत्म होना चाहिए, अशिक्षा खत्म होनी चाहिए। तो इसी सब के उधेड़-बुन में हम लोगों ने 2014 के नवंबर से, चूँकि 2015 में नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में गांव पंचायतों के चुनाव होने वाले थे, पूरे प्रदेश में संविधान कथाएं कहने की शुरुआत की। और संविधान कथाएं बेसिकली गांव पंचायत ये बताने के लिए गए थे कि अब 73 संविधान में 73 विषय और 73वें संविधान संशोधन के बाद 29 विषय गांव पंचायतों को दे दिए गए हैं। अगर गांव के लोग अच्छे ग्राम प्रधान चुने तो फिर किसी किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। किसान आत्महत्या तभी करता है जब सारे आसरे टूट जाते हैं। अगर इतना आसरा है कि हमारे ग्राम प्रधान जी तो हैं, तो फिर कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इसी भावना के साथ हम लोग गांव-गांव जाकर ये बातें बताने लगे। लेकिन आश्चर्य होता था जब हम लोग 73वां संविधान संशोधन या संविधान का नाम लेते थे तो लोग यूँ चौंकते थे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने अपने संविधान की चर्चा, जिसे बाद में संविधान कथा कहने लगे, उसका दायरा व्यापक किया। संविधान की ज़रूरी बातें लोगों को बताने लगे। संविधान कैसे बना और जो आज़ादी के लिए लोग शहीद हुए उनके क्या सपने थे और संविधान क्या देता है देश को, ये सारी बातें शामिल करने लगे। और हम लोग का उत्साह 2015 के उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बाद कई गुना, कई हजार गुना बढ़ गया जब हम लोगों ने पाया कि जिन जिन गांवों में जहां जहां संविधान की जानकारी लोगों को अधिक तरह हो गई,
जहाँ चाहे हम लोगों की किताबों के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यमों से, या जो अन्य लोग काम कर रहे हैं उनके माध्यम से, जिनके माध्यम से भी गहराई से संविधान की जानकारी हो गई जिन जिन गांव में, वहाँ लोगों ने अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके ग्राम प्रधान चुना। इतना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया कम से कम उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा गांव में। तो फिर ये हौसला हुआ कि ये प्रयोग पूरे देश में किया जाए। और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश के इन चुनावों के बाद हम लोगों की संविधान कथाएं पूरे देश में होने लगी, और अलग अलग भाषाओं में भी करने का प्रयास चल रहा है। हम लोगों ने एक सरल किताब संविधान की तैयार की, संविधान कथा की, जागो गणराज्य जागो। इसकी निःशुल्क प्रतियां पूरे देश में लगातार वितरित की जा रही हैं, और नेट पर भी इसको हम लोगों ने PDF में डाला हुआ है कि जो भी पढ़ना चाहे, जो भी इसको छाप के वितरित करना चाहे, क्योंकि ये जानकारी सबको होनी चाहिए। संविधान केवल किताब नहीं है, संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश को खुशहाल बनाने का सबसे बड़ी औषधि है। तो इसलिए संविधान को हर व्यक्ति को जानना है, और संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उसमें पहला मूल कर्तव्य है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी, कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। यानी कि संविधान का पालन और आदर पहला कर्तव्य है हर नागरिक का। और एक चीज और सबको, आप लोगों को पता होगा कि संविधान ही, इस देश में कोई कानून नहीं चल सकता जो या तो संविधान में लिखा नहीं है, संविधान के शब्द ही कानून हैं, और या जो संविधान अप्रूव नहीं करता है। इस देश में वही कानून चल रहे हैं जो या तो संविधान में लिखा है या संविधान सभा ने जिसको अप्रूव किया है, संविधान ने जिसको अप्रूव किया है, चाहे IPC हो, CRPC हो, जो भी कानून हैं जो संविधान ने अप्रूव किए हैं वही कानून इस देश में चल रहे हैं। तो इस, और हर नागरिक को संविधान में जानना है, और तभी तो वो पालन और आदर करेगा। यानी कि संविधान जानना पहला मूल कर्तव्य है, यानी कि देश का पहला कानून है। देश का पहला कानून है कि हर नागरिक को संविधान जानना है। इसका दूसरे शब्दों में कहें कि नागरिक ही वही है जो संविधान जानता है। जो संविधान नहीं जानता है वह इस देश का नागरिक ही नहीं हुआ। तो अगर नागरिक नहीं हुआ तो फिर क्या है? वह महज भीड़ का हिस्सा है। हमको तपस्या करके संविधान को जन जन तक पहुंचाना है, बताना है, ताकि संविधान लोग जान लें। और क्योंकि अधिकांश लोग अभी संविधान नहीं जानते हैं, इसलिए महज वह भीड़ का हिस्सा बनकर के रह गए हैं, नागरिक ही नहीं बन पाए हैं। हम लोग अब जहां जहां संविधान की कथाएं कहने जाते हैं, दो सवाल जरूर पूछते हैं। पहला कि कितने लोग संविधान का नाम सुना है, कितने लोगों ने, और कितने लोग संविधान पढ़ा है या जानते हैं उसके बारे में उसको। तो नाम सुनने वाले 1-2% मिलते हैं, लेकिन संविधान जिन्होंने पढ़ा हो, काम चलाऊ भी, वैसे शायद ही कहीं कोई मिलते हो, मिलते ही नहीं। इवन स्कूलों में 6th 7th 8th में जहां नागरिक शास्त्र में संविधान पढ़ाया जाता है, संविधान के बारे में जरूरी चीजें, वहां भी बच्चे नहीं जानते हैं। शायद वो इतिहास भूगोल पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, पास हो जाते हैं, संविधान पर ध्यान ही नहीं देते। यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि पूरा देश नागरिक नहीं बन पाया, महज भीड़ का हिस्सा होकर रह गया। और जो दूसरा सवाल हम लोग पूछते हैं कि बताओ इस देश का मालिक कौन है? आपको आश्चर्य होगा, शायद ही कहीं किसी गांव में यह सुनने को मिले कि इस देश के मालिक हम भारत के लोग हैं। सब लोग यही कहते हैं कि मालिक हैं PM, या प्रदेश के मालिक CM चीफ मिनिस्टर, या जिले के मालिक DM। कहीं
गांव में तो सुनने को मिला ही नहीं कि हम भारत के लोग मालिक हैं, स्कूलों में भी नहीं मिला, शहरों में भी बहुत कम लोग बता पाते हैं कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। जैसे संविधान इस देश की आत्मा है, वैसे ही संविधान की आत्मा प्रियम्बल या उद्देशिका है संविधान की, और जिसको तमाम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वह बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यही कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे पार्लियामेंट्री व्यवस्था, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं, मूलभूत ढांचा हैं। इनको कोई भी सरकार किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकती, किसी संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं बदल सकती। तो मैं आपके सामने प्रियम्बल उद्देशिका पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम अगर को संविधान जानना है तो शुरुआत प्रियम्बल से करनी होगी, और परिवर्तन की गंगोत्री वहीं से शुरू होगी जब हम प्रियम्बल को आत्मसात करेंगे। वह हमारी आंखें खोलने की शुरुआत करेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह प्रियम्बल है और यह उद्देशिका है, और यह महत्वपूर्ण हर व्यक्ति को ज़बानी याद होना चाहिए और हर स्कूल में रोज प्रार्थना में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत बातें लोगों को बता रहा है। संविधान किसने बनाया, अक्सर लोगों के मन में आता है या पूछा जाता है। तो संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया, और बना करके क्या किया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया, स्वीकार किया, अधिनियमित नियम बनाया इसको, और आत्मार्पित किया, बना करके खुद को अर्पण कर दिया। हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया और बनाकर खुद को अर्पण कर दिया, खुद को लागू करने के लिए दे दिया। तो संविधान किसने बनाया, हम भारत के लोगों ने बनाया। लेकिन उस समय जो भी पॉपुलेशन रही हो, देश की जनसंख्या रही हो 40 करोड़ 35 करोड़, वो सब लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया, और वह चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा है वो संविधान सभा बनी, उसको संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में करीब 400 सदस्य थे, 300 के करीब चुने हुए और 90 के करीब उस समय तमाम सारे राजा रियासतें थी उनके प्रतिनिधि, और करीब 300 सीधे सीधे जनता के प्रतिनिधि। तो ये करीब 400 लोगों ने, 389 लोगों ने 3 साल की मेहनत के बाद संविधान तैयार किया। उस संविधान को पास किया गया उस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू किया गया 26 जनवरी को, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अब संविधान लागू तो कहने को कर दिया गया संविधान सभा में, लेकिन संविधान को लागू किसको करना था?
जो मालिक होता है उसी को तो लागू करना होता है। और संविधान ने मालिक किसको बनाया? संविधान कैसा बनाया, किसको मालिक बनाया? संविधान ने कैसा देश बनाया? प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। प्रभुत्व संपन्न मतलब कोई भी नियंत्रण इस देश की व्यवस्था पर या इस देश पर हम भारत के लोगों के अलावा और किसी का नहीं है। पूरी प्रभुता है इस देश में, और वह प्रभुता हम भारत के लोगों द्वारा और इन्हीं के लिए, इन्हीं द्वारा है। तो इस पर ना कोई बाहरी दबाव हो सकता है, बाहरी देश का, बाहरी व्यक्ति का या बाहरी समूह का, न किसी आंतरिक व्यक्ति का या प्रदेश का या समूह का या किसी जाति का या किसी धर्म का। हम भारत के लोगों की ही यह द्वारा ही यह संप्रभु संपन्न देश बना। कैसा देश? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, जनता का तंत्र। जनता ही व्यवस्था चलाएगी, और व्यवस्था चलाने के लिए फिर संविधान में आगे लिखा हुआ है कैसे वह अपने प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवस्था चलाएगी। तो तंत्र जो है जनता से उभरेगा, लोक से उभरेगा, इसीलिए इसे लोकतंत्र या जनतंत्र कहा गया। और गणराज्य, जनता का राज्य कहा गया। तो सत्ता या राज्य जनता का है। जो लोग व्यवस्था के लिए चुने जाएंगे वो जनता के प्रतिनिधि होंगे, यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। और कैसी व्यवस्था होगी? जिसमें ऐसी व्यवस्था बनानी है, बनेगी जिसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो हर व्यक्ति गरिमामय है, उसकी गरिमा का एहसास उसे होना है, और व्यवस्था को हर व्यक्ति की कोई बराबर गरिमामय मानना है। और सारे देश के सभी नागरिकों के, पूरे देश के सभी नागरिकों के बीच जो रिश्ता है वह बंधुता का है, एक ही माता पिता के संतान का है, और हम सब भारत माँ की संतान हैं। इस रिश्ते से हम सब का रिश्ता बंधुता का है। उस बंधुता के रिश्ते का एहसास करना है और देश की अखंडता सुनिश्चित करनी है। यह हमारे संविधान की भूमिका या प्रस्तावना कहता है। तो इस प्रस्तावना के साथ जब संविधान पास हुआ तो 26 नवंबर 49 को तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो उनसे अच्छे, उनके वक्तव्य से अच्छे शब्द आज तक आज़ाद भारत में शायद ही किसी ने कहे। जो 26 नवंबर 49 को संविधान पास करते समय राजेंद्र बाबू ने कहे, और लगभग वैसे ही शब्द अंबेडकर जी ने कहे जो मसौदा कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि संविधान तो हम लोगों ने बना दिया, 3 साल की तपस्या से हम सब लोगों ने मिलकर के अच्छे से अच्छा संविधान बनाया, लेकिन अगर अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आए तो ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी। उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को कि वे चुनाव में भाग लें, तभी तो जीतेंगे। और जनता पर जिम्मेदारी दी कि वह अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर
वोट दें, लोगों को जिताएं, न कि आजकल जो चल रहा है जाति, धर्म, भौकाल, पैसा, शराब, या मीडिया में जो इमेज दिखाई जा रही है उसके आधार पर। तो इन सब से ऊपर उठकर राजेंद्र बाबू ने आगाह किया था कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर ही चुनाव करना है। उन्हीं के शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए कितने सार्थक हैं वे आज भी। तो संविधान एक किताब है और इसमें इसकी प्राण प्रतिष्ठा उन लोगों द्वारा होती है जो चुनकर आते हैं। भारत को वो अपने समय की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो बातें आज भी कितनी सार्थक हैं। वे कह रहे हैं कि भारत को इस समय ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों, जो और देश हित को सर्वोपरि रखें। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हम में सांप्रदायिक अंतर हैं, जातिगत अंतर हैं, भाषागत अंतर हैं, प्रांतीय अंतर हैं। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। वह आशा कर रहे हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे और ये आशा केवल 1950 या उसी समय के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी वो आशा आज भी वैसे ही है, बरकरार है। वो आज भी उम्मीद कर रहे हैं। सारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने हमारे संविधान में हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी या जो भी आज़ादी के लिए शहीद हुए के सपने कहाँ हैं आपसे पूछा जाए तो वह भारत के संविधान में ही हैं। भारत का संविधान ही एक किताब है जो उनके सपनों का कलश है। तो इसीलिए उन लोगों ने आशा की थी कि ऐसे लोग चुनकर आएंगे और देश खुशहाल होगा। और अंबेडकर जी ने भी कहा था कि यदि भारत के लोगों ने अपने अपने पंथों को या अपने अपना समूहों के हितों को देश के ऊपर रखा तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपने आज़ादी की खून के आखिरी कतरे तक रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। यह वक्तव्य है अंबेडकर जी का। तो संविधान सभा ने हम सबको देश का संविधान बनाया जिसमें गणराज्य बनाया। हम भारत के लोग मालिक हुए देश के, लेकिन दुर्भाग्य ये है हम लोगों की अब तक जो 1500 से ज़्यादा संविधान कथाएं पूरे देश में हो चुकी हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि वे मालिक हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे अभी संविधान लागू ही नहीं हुआ। लागू कौन करता है? जो मालिक होता है वही लागू करता है ना। अगर जनता को लागू करना है, जनता ही मालिक है और जनता जानती ही नहीं कि वो मालिक है, तो फिर लागू कैसे करेगी? वह तो अपने को प्रजा समझे हुए है। और ये छल किया गया बहुत पहले से। इस देश को प्रजातंत्र भी कहा गया आज़ादी के बाद। कितना घातक हुआ है ये कि देश को प्रजातंत्र कहा गया, आज़ाद देश को प्रजातंत्र कहा गया। इससे बड़ा छल क्या हो सकता है? यहाँ तक कहा गया कि अब राजा रानी की कोख से नहीं बैलेट बॉक्सेस से पैदा होंगे। उस समय बैलेट बॉक्सेस से चुनाव होता था। यानी कि राजा रहेंगे और तुम प्रजा रहोगे और तुम राजा चुनोगे और इस तरह से राजा बनेंगे। यह इस तरह की बातें पब्लिक के मन में कहाँ क्या घर करती? यही कि हम प्रजा हैं और इसीलिए वो भावना आज तक है। इसीलिए प्रजा
समझती है जनता भारत की अपने को, और वह चुनावों में राजा ही चुनती है, वह अपना सेवक नहीं चुनती। जबकि संविधान प्रजा को मालिक बनाता है, और जितने लोग व्यवस्था में चुने जाते हैं चाहे जिस पद्धति से, वह सब के सब प्रतिनिधि हैं, सेवक हैं, सेवा के लिए हैं। चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। न्यायपालिका के लोग न्याय के लिए सेवक हैं, विधायिका के लोग विधान कानून नियम बनाने के लिए सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए कानून बनाना है, और कार्यपालिका के लोगों को सीधे सीधे जनता की सेवा करना है, और जनता द्वारा दिए गए टैक्सेस का जनता की सेवा में ही इस्तेमाल करना है, उनके एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना है, और यह सुनिश्चित करना कि एक भी पैसे का दुरुपयोग न हो, यह जनता का ही, देश के मालिक का ही काम है कि वह ऐसे सेवक चुने जो हमारे दिए गए पैसे का, टैक्सेस के एक भी पैसे का दुरुपयोग न होने दे। और अगर एक गरीब का बच्चा एक कलम या पेंसिल या कॉपी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है। 10, 20, 30, 40, 50% से लेकर के 70, 80% तक अपनी आमदनी का लोग टैक्स देते हैं। लेकिन अगर व्यवस्थाएं टैक्सेस का दुरुपयोग कर रही हैं तो इसका मतलब है कि हमने गलत लोगों को चुना है, तभी वो दुरुपयोग कर रही हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अगर दिल्ली से 100 रुपये चलता है तो 14 रुपये आम आदमी तक पहुंचता है, तो 84 व्यवस्था की तो है ही, जनता की भी जिम्मेदारी है कि उसने गलत लोगों को चुना है जो इस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग होने दे रहे हैं। तो जनता खुद जिम्मेदार है, लेकिन वह जिम्मेदारी तभी महसूस करेगा जब उसे पता होगा कि वो मालिक है। जिम्मेदारी तो तभी आती है जब मालकियत की भावना आएगी। अगर हम अपने को प्रजा समझे हुए हैं तो मालिक कैसे समझेंगे, तो वो जिम्मेदारी कैसे आएगी। हम जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने सेवक कैसे चुनेंगे। हम तो राजा चुनने के आदी हो गए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा भौकाल बनाता है, सबसे ज़्यादा गाड़ियों के काफिले से आता है, सबसे ज़्यादा नाटक हंगामा करता है, या जो जिताऊ देखता है, जो राजा जैसा आता है वो जिताऊ दिखेगा, और जो बेचारा सेवा कर रहा है उसको कहेंगे कि अरे ये तो अभी इसको कौन जानता है। तो सेवक चुनने की भावना ही नहीं आई, क्योंकि अभी अपने को मालिक नहीं समझ रहा। तो इसलिए गांव-गांव तक यह बात फैलानी है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गांव-गांव तक ये बात फैलाइए कि तुम मालिक हो और तुमको अपने सेवक चुनना है, चाहे गांव पंचायत के सदस्यों के रूप में, चाहे गांव पंचायत के वार्ड के मेंबर्स के रूप में, या प्रधान के रूप में, या विधायक के रूप में, या सांसद के रूप में। जिसको भी चुनना है अपने सेवक के रूप में चुनना है। और जो भौकाल बनाकर आ रहा है, जो बहुत नाटक हंगामा कर रहा है, वो निश्चय करोड़ों खर्च कर रहा है, वह बाद में लूटेगा। यह काम गांव पंचायतों के चुनाव में आसान है, क्योंकि वहां पर सब एक दूसरे को जानते हैं, प्रचार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गांव पंचायतों के चुनाव में जितना भी प्रचार किया जा रहा है वह निरर्थक है, बेकार है, गैर जरूरी है, वेस्ट है, बर्बादी है पैसे की। और यही मैं बात कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के गांव पंचायतों के 2015 में जो 200 से अधिक गांवों में अच्छे प्रधान चुने गए, वे बिना पैसे के चुने गए, एक कप चाय भी नहीं पिलाया, लेकिन गांव वालों ने खुद तय किया कि ये सबसे अच्छा व्यक्ति है, ये सारे जो भी फंड्स आएंगे उनका सही उपयोग करेगा और खुशहाल करेगा पूरे गांव को, पक्षपात नहीं करेगा, लूटेगा नहीं। ऐसे लोगों को जिताया, और जिताया ही नहीं, श्रमदान भी किया, क्योंकि ऐसे लोग जो सबके सहयोग से जीते हैं, निर्विरोध जीते हैं, या कि सभी के वोट से जीते हैं, या
सभी लोगों ने तय किया कि इनको प्रधान बनाएंगे क्योंकि ये सबसे अच्छे हैं। तो ऐसे सभी लोगों ने सारे फैसले गांव सभा की, यानी कि सारे गांव के लोगों की मीटिंग में ही किए। अपने को कोई फैसिलिटेटर रखा, केवल चीज़ों को जो उनके फैसले थे उसको कार्यान्वयन कराने के लिए एक भूमिका में रखा। फैसले सारे गांव के लोगों ने किए कि कौन गरीब है जिसका मकान बनना है, किस विधवा को पेंशन मिलना है, कहाँ खड़ंजा लगना है, और श्रमदान भी किया, जिसकी वजह से जितने पैसे में दूसरे गांव में जितना काम हुआ उससे चौगुना काम उन गांव में हुआ जहां अच्छे लोग प्रधान चुने गए और श्रमदान से एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन पैसों को लूटता है और उसमें प्रधान भी सहभागी होते हैं। यहाँ जब सब लोगों के राय से जो प्रधान बने वहाँ एक भी पैसा लूटा नहीं गया, और डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन या थाने की हिम्मत भी नहीं हुई कि उस प्रधान के काम में हस्तक्षेप करें, क्योंकि उन्हें ये पता था कि पूरा गांव साथ में खड़ा है। अगर पूरा गांव साथ में खड़ा है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है, बल्कि आदर्श गांव के रूप में भी आखिर डीएम को भी कहीं ना कहीं दिखाना होता है कि किस गांव में सबसे अच्छा काम हो रहा है। तो फिर वही गांव मिले जहां अच्छे प्रधान चुने गए, और उस गांव में सब लोग खुशहाल हुए, प्रधानों की आत्महत्या नहीं हुई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं उसमें पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, जिन प्रदेशों का नाम मैंने लिखा है, अभी बताया है, वह उनमें ये बात फैलाई जाए कि गांव में प्रधान कैसे चुने जाएं, संविधान क्या कहता है, शहीदों के सपने क्या हैं, गांव की खुशहाली कैसे आएगी। कई ऐसे गांव हैं जिनके प्रधानों ने अपने अपने अनुभव लिखे हैं। वो मैंने जो हम भारत के लोग श्रृंखला है उसके अलग अलग श्रृंखलाओं में उनकी चर्चा भी की है, लेकिन जो कि गांव पंचायत के चुनावों के लिए आज की चर्चा है और कल की भी चर्चा इसी पर रहेगी। तो इन दोनों चर्चाओं में कुछ उन प्रधानों ने क्या क्या काम किया है, कैसे काम किया है, उनकी सफलता का राज क्या रहा है, और वैसे ही सारे गांव बन सकते हैं, इस पर चर्चा भी मैं कल उदाहरण के रूप में करूंगा। 2, 4, 5 केस स्टडीज भी आपके सामने रखूंगा। तो आज मैं ये उसकी मूल बातें कि संविधान और ये परिवर्तन का समय कैसे आ रहा है, ये सकारात्मक परिवर्तन होना ही होना है। और जैसा कि मैं कह रहा था, गांव पंचायतें, वहाँ 1000 या मैक्सिमम 2000 लोग होते हैं अधिक से अधिक, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ प्रचार की आवश्यकता नहीं है, धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लोगों को प्रलोभन दे रहा है या धन खर्च कर रहा है वह निश्चित जानिए कमाने के लिए ही कर रहा है। इतनी छोटी सी बात एक बच्चा भी समझ सकता है कि जो भी चुनाव में खर्च कर रहा है, किसी भी चुनाव में, वह बाद में कमाएगा। और आप अगर ये सोचें कि वह बहुत दानवीर है इसलिए खर्च कर रहा है, तो वह दानवीर है, पैसा लुटा क्यों रहा है, वेस्ट क्यों कर रहा है। वो दान देना चाहता है तो जो गरीब हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ काम कर दे, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ काम कर दे। वह क्यों फालतू खर्चा कर रहा है, निरर्थक खर्चा क्यों कर रहा है। वो वाकई सेवा में लगा है ना, सेवक के भाव से सेवा करके जाए। वो शराब बांटने और इन सब कामों में क्यों खर्च कर रहा है, वो बड़े बड़े इश्तहार लगाने में क्यों खर्च कर रहा है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में क्यों खर्च कर रहा है। यह सब सोचने के बिंदु हैं। आंख नहीं बंद रखना है, आंख खुला रखना है वोट देते समय, और तभी खुशहाली आ पाएगी, तभी संविधान की भावना जागृत हो पाएगी। तो चूंकि हम लोग गांव-गांव जाकर संविधान कथाएं कह रहे हैं, एक कोविड के कारण इस बार अभी तब से ये अभियान अब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चलाना पड़ रहा है, नहीं तो सीधे सीधे हम लोग जा करके ये प्रोग्राम हर जगह कर रहे थे। अभी प्रोग्राम ऑनलाइन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसीलिए जितने तरह के यूट्यूब और फेसबुक
जहाँ जहाँ संभव है लिंक्डइन सब पे कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी यह बात पूरे देश को पता चल जाए संविधान क्या है और क्या एक आम नागरिक के क्या बेसिक ड्यूटीज़ हैं जिससे देश खुशहाल हो जाए। तो गाँव में संविधान कथाओं में, क्योंकि ज़्यादातर फोकस गांव ही रहे हैं अभी, शहरों में तो लोग और माध्यम से भी जान सकते हैं, गाँव में बताने का और कोई माध्यम ही नहीं समझ में आया। तो एक सवाल ये भी करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि देश का मालिक कौन है, तो पता चलता है कि पीएम, डीएम या सीएम। मालकियत अभी भी यही लोग समझ रहे हैं आज़ादी के 70 साल बाद। तो यह ऐसा ही हुआ जैसे कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रॉपर्टी है, बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, सबसे कीमती कोई प्रॉपर्टी, बेशकीमती कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति पर आपका अधिकार ही नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि ऐसी कोई संपत्ति है, आपने उसका नाम ही नहीं सुना है। तो न नाम सुना है, न पता है, न कब्जा है, और न उसके दस्तावेज ही आपके पास हैं, न दस्तावेज का ही नाम सुना है। तो बताइए कि उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का कौन उपयोग कर रहा होगा, क्योंकि आपके पास तो कब्जा है नहीं, आपके पास तो वो संपत्ति है नहीं। तो कोई और जो भी हथियार ले वो उसका उपयोग कर रहा होगा। तो वह सबसे बड़ी संपत्ति है देश की मालकियत। यह भावना आपको गांव-गांव जाकर समझाना पड़ेगा, तब जिम्मेदारी आएगी गांव के लोगों में, और बाद में शहरों में भी देखा जाएगा जब और चुनाव आएंगे विधानसभाओं के और लोकसभा के। आपको गांव-गांव जाकर बताना होगा कि आप मालिक हो इस देश के, और वह संपत्ति है देश की मालकियत। लेकिन नाम नहीं सुना है, आप जाकर के पूछ लीजिए देश का मालिक कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को नहीं पता है। कब्जा नहीं है मालकियत पर, इसका कोई उदाहरण आप चाहते हैं? कैसे सिद्ध करेंगे कि एक तो जानते नहीं है कि देश के मालिक वो हैं, लेकिन मालकियत पर कब्जा नहीं है। अगर इसको सिद्ध करना हो तो एक दो छोटी छोटी चीजों से आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। क्या संभव है कि मालिक का रास्ता रोक करके सेवकों को गुजारा जाए? क्या ऐसा संभव है? हिंदुस्तान अकेला देश है दुनिया के 260 के करीब देशों में जहां मालिक का जनता का रास्ता रोक करके सेवकों को गुजारा जाता है। मालिकों को 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। तमाम महिलाओं के प्रसव हो जाते हैं उसी दौरान, तमाम बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाते, मृत्यु हो जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों की गैर जानकारी कि हम देश के मालिक हैं, यही जिम्मेदार है। लोग जानते ही नहीं कि वह मालिक हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि मालिक का रास्ता रोक करके सेवकों को गुजारा जा रहा है। तो कब्जा नहीं है मालकियत पर, क्योंकि जब जानते ही नहीं है तो कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर जानते होते तब फिर वो मालिक न चुनते, सेवक चुनते। उन्होंने अभी तक मालिक ही चुना है, सेवक चुना ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं को मालिक मान रहे हैं और अपने को सेवक मानने बैठे हैं। तो कब्जा नहीं है। कब्जे का एक और प्रमाण कि अगर हम किसी को अपना सेवक या प्रतिनिधि चुनेंगे तो वह हमारी बात कहेगा ना, जहां पे हम उसको भेज रहे हैं। अगर हमने एक प्रतिनिधि कोर्ट में भेजा, वकील, तो वहां पर वो वही बोलेगा ना जो हम कह रहे हैं, हमारी ब्रीफ लेकर के वही बोलेगा ना। तो जिसको हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वह चाहे गांव सभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, वहां वह हमारी बात कहेगा ना।
जो हम कह रहे हैं, जो हम फैसला कर रहे हैं, उसी को बोलेगा ना। आप याद करके बताइए कि पिछले आपके होशो हवास में कोई ऐसा विधायक या सांसद रहा जिसने किसी मुद्दे पर ग्राम विधानसभा या लोकसभा में वोट देते समय या किसी मुद्दे पर बोलते हुए समय आकर के जनता से पूछा कि हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपकी आवाज वहां रखना चाहते हैं, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है या हम क्या वोट दें? किसी ने पूछा? अगर नहीं पूछा तो इसका मतलब कि वो आपको सेवक माने हुए है कि आपका काम उसको वोट दे करके उसकी सेवा करते जाना है, और मालिक तो वो है, वो जो चाहेगा बोलेगा। या वो खुद फैसला करेगा कि वो किस आका का प्रतिनिधि है, फिर वो आका या जिसका वो प्रतिनिधि है वह मालिक बन जाता है। और जब आका लोग मालिक बन जाते हैं तो इसका मतलब कि संविधान तो वहीं फ्लॉप हो गया। फिर संविधान में संप्रभुता कहां रही? हम भारत के लोगों की संप्रभुता कहां रही? तो संप्रभुता का हनन हो गया, आपकी मालकियत का हनन हो गया। संविधान आपको मालिक बनाता है और यहाँ कोई और मालिक बने बैठे हैं, चाहे वो विधायक या सांसद मालिक बन गए हों और चाहे उनके आका लोग मालिक बन गए हों, उनके अध्यक्ष लोग मालिक बन गए हों। इसलिए अब आगे किसी चुनाव में आपको लोगों से वचन लेना होगा कि आप वही बोलेंगे या कहेंगे जो हम कहेंगे, हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कहेंगे, हम मालिक हैं। अभी तक आप अपने को सेवक मानते थे, उनको मालिक मानते थे। अब आप अपनी मालकियत का एहसास करेंगे तो वह मालकियत ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिस पर और लोग कब्जे आए हुए हैं। अब आप मालिक हैं, इसका एहसास करना होगा और अपने को मालिक समझना होगा, अपने उस संपत्ति पर कब्जा करना होगा। आप जब मालिक समझेंगे तो पूरा देश बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए वह संपत्ति है मालिकियत देश की, जिस पर कब्जा अभी आपका नहीं था और आप जानते भी नहीं हैं कि आपका कब्जा नहीं है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। तो अब आपको बताना है पूरे देश को कि वह प्रॉपर्टी है देश की मालकियत, और जिस पर अब एहसास करना है, कब्जा करना है। संविधान ने आपको दे दिया है, लेकिन आपने गैर जानकारी की वजह से कब्जा ही नहीं किया। और वह दस्तावेज जो आपको मालकियत देता है, जिसका आपने नाम नहीं सुना या जो आप नहीं जानते हैं, वह दस्तावेज है भारत का संविधान। ब्रिटिश क्वीन से, ब्रिटिश शासन से सत्ता जनता को, हम भारत के लोगों को भारत के संविधान ने समझा है, दिया है, ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट 1947 के माध्यम से थोड़े समय के लिए वो इंटरिम गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद वो इंटरिम गवर्नमेंट से वह सत्ता जनता को आ गई है। अब हम भारत के लोगों के पास सत्ता है जो कभी ब्रिटिश शासन के पास थी। तो हम भारत के लोग ही मालिक हैं इस देश के, और संविधान ही वह दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट है जो हम भारत के लोगों को वह सत्ता सौंपता है। तो जब आप उस दस्तावेज के बारे में जान जाएंगे, अपने मालिक होने के बारे में जान जाएंगे, तो फिर परिवर्तन की गंगोत्री शुरू हो जाएगी। तब संविधान सही अर्थों में लागू होगा, क्योंकि लागू मालिक को करना है, और मालिक ने अगर नाम ही नहीं सुना है तो लागू कैसे करेगा? तो इसीलिए जब तक 135 करोड़ लोग संविधान जान नहीं जाते हैं, तब तक संविधान केवल फॉर्मेलिटी में लागू हुआ था, लेकिन अभी वाकई वास्तविकता में नहीं लागू हुआ, केवल कागज पर लागू हुआ था। वास्तविकता में जमीन पर संविधान तभी लागू होगा जब लोग जान जाएंगे कि संविधान वह दस्तावेज है जो हमें मालिक बनाता है, और संविधान में क्या लिखा है। ये सब चीज़ें जब लोग जान जाएंगे तभी संविधान लागू होगा, और उस लागू होने के लिए लगातार हम लोगों को
जन जागरण करते रहना होगा। इसीलिए मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ, पिछले 6 साल से दौड़ दौड़ करके पूरे देश में भाग भाग करके चिल्ला चिल्ला करके सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि भैया जन जन तक ये मैसेज पहुँचाओ कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं और हमें सुव्यवस्था चलाने के लिए अपने सेवकों को चुनना है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा अवतरित हो गई, लेकिन गंगा सबसे पहले कहाँ गई? शंकर की जटाओं में। भगीरथ ने दोबारा तपस्या किया और तब जन कल्याण के लिए गंगा जन जन तक बही। वैसे ही उन लाखों शहीदों की तपस्या से, कुर्बानी से आज़ादी की गंगा अवतरित हुई, लोकतंत्र की गंगा अवतरित हुई, संविधान की गंगा अवतरित हुई, लेकिन वह आज तक जन जन तक जन कल्याण के लिए नहीं बही। वह तमाम शंकरों की जटाओं में उलझी रह गई। तो उसे जन जन तक ले जाने के लिए कौन भगीरथ बनेगा? भगीरथ की उस समय लंबी उम्र थी, उन्होंने दोबारा तपस्या किया और शंकर की जटाओं से जन जन तक ले गए गंगा को। आज आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान की गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए वह शहीद नहीं है अब। तो कौन इसको जन जन तक ले जाएगा? कौन भगीरथ बनेगा? निश्चित जानिए व्यवस्था के लोग नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वे तो इस जनता नहीं जानती कि वो मालिक है। जनता की इस गैर जानकारी का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वो जनता का मालकियत देश की इसका हक मारे बैठे हैं। तो कौन जनता तक कहेगा कि नहीं अब मैं नहीं, अब आप अपना हक ले लीजिए? जन जन को बताना होगा, जन जन को जानना होगा, और यह हम भारत के लोगों को ही भगीरथ बनना पड़ेगा। 135 करोड़ लोगों को भगीरथ बनना पड़ेगा संविधान जानने के लिए और संविधान जनाने के लिए। खुद जानना और दूसरों को बताना, और आंख खोल करके जानना और जनाना। और जिसकी आंखें खुल जाती हैं वह लोकपाल हो जाता है। तो जब 135 करोड़ लोग अपनी आंखें खोल करके संविधान जान लेंगे, संविधान पढ़ लेंगे, तो यह सब लोग लोकपाल हो जाएंगे। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति, एक लोकपाल इस देश को नहीं बचा सकता है जो दुर्दशाएं हैं। हर व्यक्ति को लोकपाल बनना होगा। 135 करोड़ लोगों को लोकपाल बनना होगा, क्योंकि आखिर जो लोग, लोकपाल का चुनाव कौन करेगा? व्यवस्था के लोग ही करेंगे ना, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। तो वो क्या ऐसा लोकपाल चाहेंगे जो उनके पर कतरे और जनता को शक्ति दे? अगर ऐसा करना होता, लोकपाल ही अच्छा चुनना होता, तो जनता को ही नहीं 135 करोड़ लोगों को उनकी शक्ति, उनकी ताकत बता करके उनको शक्ति दे देते। तो वो पार्टियां जो करोड़ों खर्च करके एमएलए और एमपी जितवाती हैं, मैं किसी एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे प्रादेशिक हों चाहे देश की हों, तो अगर उनमें इतना परिवर्तन आ जाता तो फिर वो जनता द्वारा अच्छे लोगों को भेज करके वो प्रतिनिधि नहीं बनवाते उनकी जनता के। अगर वो जनता के प्रतिनिधि नहीं चुनवा करके भेज सकते हैं और अपने विप और अपने गुलामी करवाना चाहते हैं, तो फिर वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो अच्छे लोकपाल क्यों चुनवाएंगे? तो 135 करोड़ लोगों को भगीरथ भी बनना होगा और लोकपाल भी बनना होगा, तभी परिवर्तन शुरू होगा, तभी लोकतंत्र आएगा। और लोकतंत्र लाने की जो गंगोत्री है वह पंचायत के चुनाव हैं। यह हम लोगों ने
2015 के यूपी पंचायत के इलेक्शंस में देखा है। वहाँ ये संभव है, और जब लोगों को लगता है कि हाँ ये संभव है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, तब फिर उसके पीछे और दौड़ने लगते हैं और वो पौधा लोकतंत्र का बढ़ने लगता है। तो लोकतंत्र का पौधा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा अगर हम आप सब 135 करोड़ लोग लोकपाल भी बनेंगे और भगीरथ भी बनेंगे। संविधान की, लोकतंत्र की और शहीदों के सपनों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। इसीलिए ये बात को जन जन तक फैलाने के लिए इस मैसेज को, इस वीडियो को जो आप अपना मैसेज बना करके दूर दूर तक फैलाइए, बस 135 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच जाए, इसके लिए हम लोगों को जी जान से लगना होगा। और जब मैं स्कूलों में इस बात को कहता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, अगले 1 साल में तुम कितने लोगों को संविधान की जानकारी दे दोगे, तो मेरा हृदय फूल करके चौड़ा हो जाता है जब लोग, बच्चे कहते हैं 1000 या 1100। गोरखपुर में एक 4-5 हजार बच्चियां सामने थी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सब की मिली जुली, और एक बच्ची ने कहा कि मैं 1100 लोगों को संविधान की जानकारी 1 साल में दूंगी। सबको आश्चर्य हुआ। हमने पूछा कैसे कर पाओगी बिटिया, तो उसने कहा कि 3 लोग ही तो रोज बताने हैं, रोज 3 लोगों को बता दूंगी फोन करके, या जो भी मिलेगा या जैसे भी मिलेगा। तो वो जज्बा मुझे दिख रहा है, बच्चों में बहुत तेजी से दिख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब में वो जज्बा दिखेगा और ये परिवर्तन आएगा, जन जन तक ये बात फैलेगी, और माइक्रो लेवल पे यह परिवर्तन सबसे पहले आएगा पंचायतों के चुनाव में, क्योंकि वहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। गांव पंचायतों के चुनाव में प्रचार, जैसा मैंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वह सब लोग तय कर लें कि सबसे अच्छा व्यक्ति ये है और इन्हें हमको जितवाना है, इनसे नॉमिनेशन कराना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और ये संभव है। पिछले बार 2015 में जब लोगों ने तय कर लिया कि सबसे अच्छा व्यक्ति ये है, जिसके केस स्टडीज में मैंने बताया कि कल सुनाऊंगा, उनसे जाके जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मना करते हैं कि हमारे न इतना जाति धर्म का इक्वेशन है, ना अब प्रधानी के चुनाव में 70-80 लाख रुपए खर्च होते हैं, हम कहाँ से खर्च करेंगे, ना खर्च कर पाऊंगा। तो लोग कहते हैं हमने तय कर लिया है ना, हम वोट देने जा रहे हैं, तो आपको तो केवल नॉमिनेशन करना है, आपको तो हम जिताएंगे ही जिताएंगे। और फिर उसको नॉमिनेशन कराते हैं और वो किसी को चाय भी नहीं पिलाता और जीत जाता है, प्रधान बन जाता है। और उसके बाद सारे लोगों के साथ डिस्कशन करके, क्योंकि गांव पंचायत का जो जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन के बाद जो परिवर्तन आए, उसके अनुसार गांव के सारे फैसलों को, पंचायतों के सारे फैसलों को सारे गांव के लोगों की मीटिंग में करना है, और साल में 2 बार ये मीटिंग होनी है। और अगर कोई गांव प्रधान ऐसी मीटिंग नहीं कराता, या सारे फैसले गांव पंचायतों में नहीं कराता, या जो भी धन आता है गांव पंचायतों के लिए उसका दुरुपयोग करता है, या पक्षपात करता है, या सही काम नहीं करता, तो 2 साल उसका काम देखने के बाद अगर गांव के लोग पाते हैं कि असंतोषजनक है, तो उसको निकाल सकता है। ये प्रोविजन है, और ये सभी राज्यों के गांव पंचायत एक्ट में, पंचायत राज अधिनियम में ये परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया। क्योंकि अगर बता दिया जाएगा तो फिर जो बंदरबाट है संसाधनों की, जो 100 रुपये चल के 14 रुपये पहुंचता है, वह कैसे होगा? तो बिल्कुल उल्टी बात है। एक हमारे मित्र हैं इंडियन IIM, यहाँ IIM लखनऊ में, उनके एक मित्र सेक्रेटरी पंचायती राज दिल्ली में थे। IIM में लेक्चर्स मेरे होते हैं, मैं जाता रहता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने जब ये सब बातें डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे मित्र सेक्रेटरी हैं, उनसे आप डिस्कस कर लीजिए।
तो उन्होंने उनसे फ़ोन नंबर लिया, मैंने बात किया। मैंने पूछा कि पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन विधेयक और जो उसके कॉन्सिक्वेंशियल, उसके फलस्वरूप जो प्रदेशों के पंचायती राज अधिनियमों में परिवर्तन हुए, इसको गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने, भारत सरकार ने क्या किया? तो उन्होंने कहा हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स दे दिए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज के जो डायरेक्टर थे उनसे मैंने पूछा, वो मेरे परिचित भी थे, कि जो फंड्स आते हैं केंद्र सरकार से पंचायत राज के बारे में मूलभूत जानकारियां जनता को देने के लिए, उसके लिए आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम कभी कभी तो ग्राम प्रधानों को लखनऊ बुलाकर और कभी कभी खुद अपना या अपने स्टाफ को जिलों में जा कर के सारे ग्राम प्रधानों को बुला करके उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। अब बताइए कि कौन सा ग्राम प्रधान, जब आप ये सारी सूचनाएं उसको दे देते हैं तो वो जाके गांव वालों को बताएगा कि मुझे सारे फैसले तुमसे पूछ के करने हैं, तुम्हारी मीटिंग बुलानी है, और अगर मैं गलत काम करता हूँ तो तुम मुझे निकाल सकते हो। कोई गांव प्रधान जाके बताएगा कि तुम मुझे निकाल सकते हो? ये तो उल्टी बात हुई। आप जो गलत काम करने की जिनसे संभावना है उन्हीं को सशक्त कर रहे हैं और जनता को बता ही नहीं रहे हैं कि तुम मालिक हो, तुम्ही को सारे फैसले करने हैं और इनको केवल इम्प्लीमेंट करना है, इनको केवल लागू करना है। तो ये उल्टी धारा बह रही है। जिसको सशक्त करना है उसको सशक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे जो लूट सकता है उसको सशक्त कर रहे हैं। आप, ये तो ऐसा हुआ कि सरकार अगर चोर डकैतों को और शक्तिशाली बनाए और जनता को कमजोर बनाए, ऐसी बात हो जाती है। तो मैं तो उदाहरण के रूप में कहा, ऐसा नहीं कि सारे गांव प्रधान चोर डकैत हैं या लेकिन यह सच है कि सारा पैसा जन जन तक नहीं जा पा रहा है और दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं हैं। शिक्षा का ये हाल है, नकल हो रही हैं सरकारी स्कूलों में, जिसकी जिम्मेदारी भी गांव पंचायतों की है। तो वो 29 विषय जो गांव पंचायतों को दिए गए हैं वो भी मैं आपके सामने अभी रखूंगा। लेकिन ये जो गंगा है संविधान की, लोकतंत्र की, वह जन जन तक नहीं गई है। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को लगातार तपस्या करके इसको पहुंचाना है। ये होगा, एक चेन रिएक्शन के रूप में होगा। हमारे अगर जिंदगी में नहीं होगा तो आपकी जिंदगी में होगा, लेकिन जनतंत्र भारत में फलेगा फूलेगा और हर नागरिक को संविधान की जानकारी होगी। हमारा देश भीड़ तंत्र से लोकतंत्र में आएगा और शहीदों के सपने फलीभूत होंगे। और जैसा मैंने कहा, माइक्रो लेवल पे, पंचायत राज लेवल पे यह संभव है, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। विधानसभा में और लोकसभा में यह चीज़ थोड़ा बाद में होगी, क्योंकि उनका क्षेत्र बड़ा होता है, सब एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए प्रचार की वहाँ ज़रूरत है। तो प्रचार में मिनिमम एक खर्चा चाहिए। अगर प्रचार में जो किसी और से खर्चा लेकर के जीत रहा है, वो जिसके पैसे से जीते खर्च कर रहा है उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, उसके लिए काम करेगा। अगर वह अपने पैसे से खर्च कर रहा है, करके जीत रहा है, तो वह व्यापारी हो जाएगा और जितना खर्च कर रहा है उसका कई गुना कमाएगा, क्योंकि अगली बार भी जीतने में खर्च करना है। इसलिए उन चुनावों में भी आपको अपना प्रतिनिधि अगर चुनना है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको खुद ढूंढना होगा कि ये सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है, उससे जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छे लोग तो अभी चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति दलदल है, राजनीति में हम नहीं घुसेंगे। आपको समझाना होगा कि अब राजनीति के नहीं, लोक नीति की जरूरत है। राजनीति को पिछली शताब्दी की बात कह देना है। राजनीति मतलब राजतंत्र की जो दंड फंद हैं, उसके आधार पर जो नीतियां बने, जो व्यवस्था बने, वो राजनीति है। लेकिन लोक नीति मतलब जनता, लोग अपनी सेवा के आधार पर खुद चुने कि कौन सबसे अच्छा है,
उसमें राजतंत्र के दंड फंद न हो, ऐसी व्यवस्था लानी है। तो जनता को लोक सहयोग से जो चुना जाएगा, आपको एक एक रुपए देना है अच्छे व्यक्ति को कि अब तुम चुनाव लड़ो, तुम हमारे प्रतिनिधि बनो। इसलिए हम सब चाहते हैं, सबसे अच्छी सेवा आप कर रहे हो हमारे क्षेत्र की, आप विधानसभा में जाओ, आप लोकसभा में जाओ, और हम सब लोग आपके लिए सहयोग करने को तैयार हैं। लोगों के सहयोग से जब लोक सेवा लोक सहयोग से जीतेगा तो वह आपकी सेवा करेगा, आपका प्रतिनिधि होगा। इसलिए आपको ये जो आज की राजनीति है, इसको लोक नीति में बदलना होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि लोक नीति शब्द सबसे पहले किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने 1957-58 के आसपास उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और कहा कि अब मैं लोक नीति करूंगा, लोक सेवा की नीति। तो सबसे पहले लोक नीति शब्द जयप्रकाश नारायण ने 1957 के आसपास राजनीति से संन्यास लेकर लोक नीति उन्होंने करनी शुरू की, जिसका कल्मिनेशन, जिसका उत्कर्ष 75, 76, 77, 78 के दशक में आया। लेकिन फिर वो बिखर गया क्योंकि जयप्रकाश नारायण तब तक काफ़ी एज के हो गए थे, उनका उतना नियंत्रण नहीं हो पाया, और जो अच्छे लोगों को चुनाव में रखना था वह नहीं रखा गया। फिर कुछ पॉलिटिकल उस समय के समूहों का एक ग्रुप बन गया और उसी तरह के लोग फिर चुन करके आ गए। जो आमूल चूल परिवर्तन लोकसभा में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। लेकिन सपना जयप्रकाश नारायण ने 57-58 में देखा कि इस देश में अब लोक नीति आएगी। तो वो लोक नीति की शुरुआत भी गांव पंचायतों से सफलतापूर्वक हो सकती है। इसीलिए और आप सबसे मेरा आग्रह है कि ये अलख जगाइए। ये 2021 का साल परिवर्तन का साल पूरे देश में हो सकता है, और इस अलख जगाने में एक और ग्रॉस रूट लेवल से परिवर्तन की शुरुआत इस मामले में भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा की अगर 150 ग्राम सभाएं हैं या 200 ग्राम सभाएं हैं, तो जब विधानसभा का चुनाव आए तो जो ग्राम प्रधान सबसे अच्छा काम कर रहा हो अपने गांव सभा में, उसी को विधानसभा के लिए पब्लिक रिक्वेस्ट करें कि अब आप चलिए विधानसभा में। और जो विधायक इस जैसे प्रमोशन होता है, तो वैसे लोक सेवा में, लोक नीति में भी प्रमोशन हो कि जो अच्छा लोक सेवा है वह ऊपर वहाँ जाए। और जो किसी को जब लोकसभा का चुनाव आए तो जितने विधायक चुने गए हैं उस क्षेत्र में, उसमें जो सबसे अच्छा है, सेवा कर रहा है, विधायक निधि का सदुपयोग कर रहा है, एक एक पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है, या जो पंचायतों के लोग हैं उस क्षेत्र के, मतलब ग्राम प्रधानों या विधायकों, इन्हीं में से कोई लोकसभा के लिए भी भेजा जाए। उसमें फिर किसानों की समस्याएं भी हल हो जाएंगी, क्योंकि फिर बहुत ढेर सारे किसान विधानसभा और लोकसभाओं पहुंच जाएंगे। तो ये परिवर्तन की गंगोत्री यहाँ से शुरू होगी। तो मैं कुछ चर्चाएं बाकी बहुत और भी हैं करनी, वो कल करूँगा। आज वो 29 विषय आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक कहानी कि हम कैसे अच्छे लोगों को चुने, किस आधार पर चुने, वह आपके सामने रखना चाहते हैं, चीटी और व्यवस्था की। और हमें अपने आँख खोल करके रखना है, तभी हम व्यवस्था को अच्छा बना सकते हैं। लोकपाल तभी हम बनेंगे, लोक प्रहरी तभी बनेंगे जब हम अपनी आंखें खुली रखें। इसके लिए मैं एक कविता भी आपके सामने रखूंगा, गांधारी। तो 29 विषय वो पढ़ूंगा, चींटी और की कहानी सुनाऊंगा और गांधारी कविता आपके सामने रखूंगा।
तो गांव पंचायतों के जो 29 विषय उनको दे दिए गए हैं। देखिए कितनी सूझबूझ के साथ संविधान में वह विषय रखे गए हैं। खेती और बागवानी के विकास के साथ साथ बंजर भूमि का विकास तथा उनके नाजायज कब्जे को रोकने की व्यवस्था। छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से, बहुत गहराई से अध्ययन करके तब ये विषय तय किए गए हैं संविधान में। खेती और बागवानी के विकास के साथ साथ बंजर भूमि का विकास तथा उनके नाजायज कब्जे को रोकने की व्यवस्था, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण व चकबंदी में सरकार की सहायता, लघु सिंचाई योजनाओं में जल के वितरण में सहायता तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत व देखभाल, मछली पालन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना व उनकी देखभाल तथा रेशम की खेती को बढ़ावा देना, वनों के छोटे छोटे उत्पादों को बढ़ावा देना, छोटे उद्योग धंधों की तरक्की में सहायता देना तथा स्थानीय व्यापार की तरक्की करना। खेती और व्यापार से जुड़े उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योग, गृह उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए जमीन का आवंटन और आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देना, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने आदि के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत व देखभाल करना, ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास व पौधों के विकास के साथ साथ चारा भूमि, गांव की सड़कों पर नाजायज कब्जे को रोकना, गांव की सड़कों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण एवं उनकी देखभाल, जल मार्गों की देखभाल और सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जे हटाना, गांव के सार्वजनिक मार्गों व अन्य जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था तथा उनकी देखभाल करना, गांव में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, सोलर एनर्जी खासतौर से, के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनका क्रियान्वयन करना, गांव में चलाए जाने वाले गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों का विकास, उन्हें बढ़ावा देना और उनकी देखभाल करना, शिक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना, बालिकाओं की शिक्षा पर खास ध्यान देना, ग्रामीण कला एवं शिल्पकारों को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और उनकी देखभाल। बहुत बढ़िया, देखिए कि एक एक चीज़, कोई चीज़ छूटी नहीं है। गांव में सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देना, स्थानीय त्योहारों को तथा खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना तथा उनकी देखभाल, गांव की सीमा में लगने वाले मेलों, बाजारों व हाटों पर नियंत्रण करना, ग्रामीण स्वच्छता व मनुष्य और पशु टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, महामारियों की रोकथाम के लिए कार्यवाही, छुट्टा पशुओं को रोकना, जन्म, मृत्यु व विवाह का पंजीकरण करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, पंचायत के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना, गांव की महिलाओं और बच्चों के विकास तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना व उन्हें बढ़ावा देना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करने के साथ साथ विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्य करना, कमजोर वर्गों, खासतौर से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना, आवश्यक वस्तुओं, चीनी, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि के वितरण के संबंध में लोगों को जागरूक करना तथा उस पर नज़र रखना, पंचायत के क्षेत्र में बनी सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल व उनकी सुरक्षा करना। तो ये 29 विषय हैं जो भारत के संविधान ने सीधे सीधे गांव पंचायतों को दिए हैं। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि एक कहानी जो लोकतंत्र की माँ है पूरी दुनिया में, और वो कहानी मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ, और कोई संविधान पर या लोकतंत्र पर चर्चा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उस कहानी को न पढ़ा जाए, न समझा जाए, न चर्चा किया जाए। तो वो कहानी आपके सामने रखता हूँ। और ये मैंने ये कहानी अपने गांव में, बस्ती ज़िले के सुदूर गांव में
जहाँ मैं पेड़ के नीचे पढ़ाई शुरू की थी वहाँ सुना, लेकिन बड़े होने पर जो दुनिया भर की सारी भाषाओं की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की तो आश्चर्य हुआ। यही कहानी मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली। एक कहानी जो पूरी धरती पर फैल गई है। सोचिए कितनी बड़ी उसमें ताकत है, कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा संदेश है। और कहानी शुरू हुई होगी किसी ज़माने में, आदिवासी समय में, जब हम सब शायद वनों में रहते रहे हों। किसी एक व्यक्ति ने ये कहानी कही होगी, लेकिन या कहीं भी एक व्यक्ति ने कहानी बनाई होगी, लेकिन उसने अपने लोगों को सुनाई होगी। उस पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पीढ़ियाँ उसको याद रखती चली गई, और वो कहानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक गांव से दूसरे गांव फैलती फैलती पूरी दुनिया में फैल गई। जब छापे खाने नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, अखबार नहीं थे, मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, फेसबुक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत है कि पीढ़ियों पीढ़ियों ने, गांव गांव ने ये कहानी फैलाई और उसके बाद पूरी धरती पर फैल गई। फिर हम आप अगर ज़रूरी मैसेज नहीं फैलाएंगे तो ये असंभव है। फैलाएंगे और ये पूरे देश में व्याप्त होगा, और पूरे देश में नहीं, पूरी धरती पर व्याप्त होगा। क्योंकि लोकतंत्र में अभी बहुत संभावना है। हिंदुस्तान के ही लोकतंत्र नहीं, दुनिया के और देशों के लोकतंत्र में भी अभी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। वह मैं कल सुनाऊंगा, हैंडपंप और संविधान के एक रूपता और उसके उदाहरण के रूप में। आज केवल इतना ही कहना है कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र में शुद्धिकरण की संभावना है, हिंदुस्तान में विशेष रूप से। क्यों? तो वो कहानी जो मैंने सुनी बचपन में, वह पूरे दुनिया के लोकतंत्र की माँ है। आगे जब वो कहानी सुनाऊंगा आपको खुद स्पष्ट होगा कि हाँ, यह ऐसा ही है। जब राजशाहियाँ रही होंगी, तानाशाहियाँ रही होंगी, तब भी उस कहानी ने लोकतंत्र के बीज अपने में छिपा रखे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने गांव में सुना, 2 चिड़ियाँ थीं, तोता मैना। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक दाल का दाना मिलता है। उस दाने को वो न्यायपूर्वक सोचती हैं आधा आधा बांट लें। आधा आधा बांटने के लिए खूंटे से रगड़ते हैं। खूंटे से रगड़ने में कोई खूंटे में दरार वगैरह रही होगी तो आधा दाना तो 2 हिस्से में बंट जाता है, लेकिन आधा दाना उस दरार में या छेद में फंस जाता है। जो बाहर का हिस्सा है उसको मैना लेके उड़ जाती है। तोता का आधा हिस्सा उसमें फंसा हुआ है। जब तोता नहीं निकाल पाता तो वो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से आग्रह करता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो। जैसा मैंने अपने अवधी भाषा में सुना कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेश जाई। तोता उसको डांटता है, सॉरी, बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। तब वो राजा के पास जाता है और राजा से आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, पूरी बात बताता है। राजा भी उसको डांटता है कि हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। अब वो रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे, पूरी बात बताता है। मैं तो संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ता चल रहा हूँ। रानी भी डांटती है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें। वह सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, पूरी बात बताता है। सांप भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम रानी क्यों डसें या काटे। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, सांप ना, पूरी बात बताता है। लाठी भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम सांप क्यों मारें। आग के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सोख लो, नदी पी लो, हाथी भी डांटता है। तो अब जब सबसे निराश हो जाता है, वो तोता रोते हुए जा रहा है, उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब पूरी बात तोता बताता है
तो चींटी कहती चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो वो हल्के से हाथी के सूंड में रेंगते हुए घुसने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपने बचपन में सुना अवधि में, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोई। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है, लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है, सांप रानी डसने को तैयार हो जाता है, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है, राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, और चींटी को दाल का दाना मिल जाता है। अब इस पूरी कहानी में देखिए सबसे ताकतवर कौन है? चींटी। जब छोटे बच्चों में, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में ये कहानी लोकतंत्र और संविधान की सुनाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ सबसे ताकतवर कौन है, तो जब सारे छोटे छोटे बच्चे जोर से कहते हैं चींटी, तो कितना हौसला होता है भारत के भविष्य पर और लोकतंत्र के भविष्य पर। तो सबसे ताकतवर चींटी है। और चींटी अपने किस गुण के आधार पर सबसे भारी है? संवेदना, दूसरे के दुख सुख को समझने की क्षमता। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, किसी में इतनी संवेदना नहीं हुई कि वह तोते के लिए कुछ करे, जबकि जरा सा कुछ करना था। राजा को केवल बढ़ई से कह देना था, लेकिन किसी ने नहीं किया। और तोते में इतनी संवेदना हुई कि उसके पास गिड़गिड़ाता हुआ, चींटी में इतनी संवेदना हुई कि तोता उसके पास गया नहीं था गिड़गिड़ाते हुए या कहते हुए कुछ मांगते हुए। चींटी ने उसका रोना सुना और खुद आकर उससे पूछा, और जब उसने पूरी बात बताई तो उसके वश में जितना था उसने पूरी संवेदना के साथ किया। तो अगर पूरी संवेदना के साथ चींटी रेंगी तो पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया, पूरा सिस्टम जो काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत है वह संवेदना का है, दूसरे के सुख दुख को समझने का है। संवेदना मतलब जब हम सामने वाले की वेदना को अपनी वेदना जैसा समझते हैं, उसके दुख को अपने दुख जैसा समझते हैं और फिर उसके निराकरण की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने दुख का जैसा समझेंगे तो उसके निराकरण की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा गुण संवेदना का है, यह हमको समझना होगा। और बच्चों को खास तौर से अगर हम यही संवेदना का गुण ही सिखा दें तो हमने शिक्षा का बहुत बड़ा रोल पूरा कर दिया बच्चों में, क्योंकि संवेदना ड्राइविंग सीट पर होती है। हम कोई काम करते ही तभी हैं जब हम संवेदनात्मक रूप से उसको करना चाहते हैं। बाकी बाहुबल, धन बल, संसाधन बल, यह ज्ञान बल, यह सब पीछे की सीट पर है। ड्राइविंग सीट पर, सबसे महत्वपूर्ण सीट पर, सबसे बड़ी ताकत के रूप में संवेदना का बल है। तो हम शक्ति भी अर्जित करें, ज्ञान भी अर्जित करें। बच्चों को खास तौर से ये मैसेज बहुत काम करता है कि ये कहानी तुमको ये सिखाती है कि अगर पूरी संवेदना के साथ जो भी तुम्हारे वश में है उतना ही करते रहोगे तो जो तुम बनना चाहते हो बन जाओगे। जैसी व्यवस्था चाहते हो वैसी व्यवस्था बन जाएगी, जैसा देश चाहते हो, जैसी प्रकृति चाहते हो, जैसी धरती चाहते हो, वह सब हो जाएगा। लेकिन संवेदना का बल होना चाहिए। अगर ये संवेदना का बल भी तुम्हारे साथ रहा तो ज्ञान बल, धन बल, संसाधन बल सब काम करेंगे। अब लोकतंत्र के लिए कहानी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसमें चींटी कौन है? आम आदमी, जो सबसे सिंपल एलिमेंट है। और सब तो बड़े भारी भारी एलिमेंट्स हैं, राजा रानी सब हैं, लेकिन उन सब पर भारी होती है चींटी, एक आम आदमी। एक आम आदमी अगर संवेदनशील है और सबसे जुड़ा हुआ है, अपने पूरे गांव से जुड़ा हुआ है, तो सबसे शक्तिशाली है और ग्राम प्रधान उसी को होना चाहिए। अगर एक विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे संवेदनशील व्यक्ति है वह सबसे शक्तिशाली है और उसे ही विधायक होना चाहिए। और लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे संवेदनशील व्यक्ति है और वही सबसे शक्तिशाली है और उसे ही वो सांसद बनना चाहिए। तो आम आदमी ही सबसे शक्तिशाली है, यही लोकतंत्र है।
और जब राजशाहियाँ हो रही होंगी, तानाशाहियाँ रही होंगी, तब भी लोगों ने इस कहानी को अपने सीने से लगाए रखा कि कभी न कभी धरती पर लोकतंत्र आएगा, और जो वाकई संवेदनशील है, जो सबके लिए करता सोचता है और अपनी पूरी संवेदना के साथ कार्य करता है, वह सत्ता में आएगा, सेवा करेगा। और वह व्यवस्था, तो डेमोक्रेसी उसी व्यवस्था के लिए है। और ये कहानी हमारे जनतंत्र की जननी है। तो इस कहानी को हमें हर जगह तक पहुंचाना है, लोकतंत्र को पहुंचाना है, संविधान को पहुंचाना है। और चलते चलते मैंने कहा था, जैसा कि गांधारी कविता आपके सामने रख रहा हूँ। भले ही 5-7 मिनट समय ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 5-7 मिनट बाद ही प्रोग्राम शुरू हो पाया था। और यह अधिक से अधिक लोगों तक आप इस मैसेज को, इस कहानी को पहुंचाइए, इन्हीं शब्दों में या अपने शब्दों में, अपने माध्यम द्वारा। लेकिन हम सब 135 करोड़ लोगों को लोकपाल भी बनना होगा, भगीरथ भी बनना होगा। तो मैं गांधारी कविता आपके साथ सामने कह करके आज इस प्रोग्राम को विराम दूंगा। कल इसका भाग 2 आएगा। ये जो गांव पंचायती चुनाव के जो हम लोगों की बातचीत हो रही है, और उसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी हैं, लोगों के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने हैं, केस स्टडीज़ रखना है। तो कल का भी सुनना न भूलिएगा और उसको भी फैलाइएगा। तो मैं ये कविता आपके सामने रख रहा हूँ, गांधारी। गांधारी आपने सुनी होगी, वो कथा जिसमें गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टियाँ बांध ली कि अपने पति से अधिक कैसे देखें, क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र जन्मांध थे। उस संदर्भ को लेते हुए, और उस संदर्भ ने देश को कितना गुमराह किया है, इसको मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। वह देखिए। गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर खुद पट्टियां बांध ली पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती कि अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी, कि अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। अब वे अनवरत तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगुनी शक्ति से। लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता बताया, सिखाया, दिखाया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध देनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी आंखों पर पट्टियां बांध देनी चाहिए कि प्रजा राजा से अधिक कैसे देखे। अच्छा, चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली आंखों पर पट्टियां कि तुम पति से अधिक कैसे देखती, पति के अहंकार को, श्रेष्ठता के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, जमाना कुछ भी कहता, एक माँ होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस माँ की वेवल आंखों से अधिक शक्ति आ गई, जो लगातार अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से देखती रहती है, दुलारती रहती है और उसकी देखभाल करती रहती है, पालन पोषण करती रहती है, अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। तुम्हारा इस झूठे प्रचार में विश्वास कि कर्तव्य पालन से कर्तव्यहीनता में, कर्तव्य न करने में अधिक शक्ति निहित है, उससे अधिक शक्ति आ जाती है, यह भविष्य के लिए कितना नुकसानदेह हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं। अंधविश्वासों की पट्टी, नाम और विशेषणों की पट्टी, दुराग्रहों पूर्वाग्रहों की पट्टी, भीड़ समुदाय की पट्टी, और लोभ तथा जो लेटेस्ट पट्टी है विज्ञापनों की पट्टी। सुबह से रात तक एक झूठ का विज्ञापन कई बार देखते रहिए और रात में उस पर विश्वास करके सो जाइए। और हिंदुस्तान के लिए तो सबसे बड़ी आंख पे पट्टी है संविधान की अज्ञानता की, लोकतंत्र की अज्ञानता की। हम देश के मालिक हैं, इस भाव की अज्ञानता की।
तो तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं, इस भ्रम में कि फर्ज और धर्म भी निभ रहा है और लगातार शक्ति भी अर्जित होती जा रही है। भला ऐसा संभव है? वह तो भला हो कृष्ण का कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली, अन्यथा यदि वे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को लंगोट न पहनाते और तुम देखती अपने पुत्र दुर्योधन का संपूर्ण निर्वस्त्र शरीर, वो कथा याद करिए महाभारत की, और फिर भी उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता, क्योंकि जो कि होना ही था, क्योंकि आज तक कोई अमर होके नहीं आया है, तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। रही बात पतिव्रत धर्म की, तो आंखों पर पट्टियां बांधकर तुमने आजीवन पतिव्रत धर्म निभाया, खूब पुण्य कमाया, लेकिन क्या हासिल हुआ तुम्हें? इतने पुण्य का क्या प्रताप प्रभाव रहा? तुम, तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन, क्या कोई सुखी हुए? फिर ऐसे व्रत, ऐसे पुण्य कमाने का फायदा? आंखों पर पट्टियां बांधने से पतिव्रत धर्म तो शायद निभ ही गया हो, लेकिन क्या इससे पुत्रों प्रपौत्रों के पालन पोषण में, पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? राजधर्म निभाने में बाधा नहीं आई? प्रकृति धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? क्या पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। और आखिरी लाइनें, वैसे सारा धर्म निभाने का जिम्मा क्या तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए, पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो, कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो। और ये पट्टियां खोलना बहुत जरूरी है। जो हमारा वैदिक मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ आना है। लेकिन अगर अंधेरे से प्रकाश की तरफ हम आंखें बंद करके आए या आंख पर पट्टी बांध के आए, तो हमारी यात्रा ही निरर्थक हो जाती है। तो हमने आज़ादी की यात्रा कर ली, हमें आज़ादी मिल गई, लोकतंत्र की यात्रा कर ली, लेकिन अगर हमें हमारी आंखों पर संविधान के गैर जानकारी की पट्टी बंधी है, हमें अरे आंखों पर अभी तक शहीदों के सपने न जानने की पट्टी बंधी हुई है, तो हमारी पूरी आज़ादी ही बेकार चली गई। आज़ादी से स्वतंत्रता की यात्रा ही निरर्थक हो गई है। इसलिए हमें इस संविधान की गैर जानकारी की पट्टी हटानी है, लोकतंत्र की गैर जानकारी की पट्टी हटानी है। हम भारत के लोग, इस देश के मालिक हैं, इस सत्य के न जानने की पट्टी हटानी है, और तभी लोकतंत्र फलीभूत होगा। और ये जो पंचायतों के चुनाव हैं, ये इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है और उपलब्धि भी होने जा रही है। सबसे बड़ा हमारे सामने ये एक चैलेंज है, तो इसको हम सब स्वीकार करेंगे। और कल की चर्चा में जो शेष भाग है, वो भाग 2 रहेगा इस चर्चा का। आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा, आप खूब प्रश्न करिए। और अशोक जी तथा उनके मित्रों से भी आगे आग्रह है कि जितने प्रश्न वो पूछ सकते हैं सब पूछें, चाहे फ़ोन के द्वारा चाहे मैसेज के द्वारा। हम लोग कल उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। और ये चर्चा पूरे देश में और विशेषकर उन राज्यों में फैल जाए जहां पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। इस 2021 में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला और उत्तराखंड, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में है, वहाँ भी पहुँचें। हम सब इसी कामना के साथ आज का प्रोग्राम को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।